हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। 5 बजे के सीधा सवाल में एक नए अंदाज में सड़कों पर आंदोलन के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार 20वें दिन देश में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। पहली बार दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का दाम 80 रुपए के पार चला गया है। रोज जो रेट बढ़ना वो तो सरासर गलत बात है सर। इससे हमारे काम पे इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो मिडिल क्लास है एटलीस्ट उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग से कुछ सोचना चाहिए। बढ़ता 1 रुपया लेकिन खर्चा हो जाता 50 रुपया। पता चले यहाँ एक बड़ा सब्जी लाना है, हर कई तरीके से बोझ आदमी के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का आंदोलन भी जारी है। कांग्रेस के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर फिल्मी सितारे भी आ गए। महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता और उद्धव ठाकरे के मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के पुराने ट्वीट का हवाला देकर पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मनमोहन सिंह जी का सरकार थी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार खुल के बाहर आके इस बढ़ते हुए दाम के खिलाफ उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था, ट्वीट कर दिया था, कुछ बोले थे। अब तो मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है। तब अमिताभ बच्चन कहते थे कि गाड़ियां क्या हम जला डालेंगे, अक्षय कुमार कहता था कि क्या हम साइकिल चलाएंगे। क्या अब बहाव बढ़े हुए आपको दिखाई नहीं देते? जितेंद्र आह्वाड ने तो अक्षय अमिताभ को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह डाला। क्या अक्षय कुमार जी अब साइकिल चला के काम पे जाते हैं? या ये सच्चाई है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, उसके प्रवक्ता हो? तो आप समझ ही गए हैं कि आज सीधा सवाल किस मसले पर है। देखिए, देश हित की बात होती है। यहाँ पर जो चीज देश के हित में होगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे, लेकिन जहां अहित होगा, जहां परेशानी होगी उस आम जनता को तो सवाल उठाए जाएंगे। सारे खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, हमारे साथ जफर इस्लाम हैं, हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, अनुराग भदौरिया हैं और हमारे साथ पेट्रोल की कीमतों पर बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए अजय बंसल साहब है, जो कि अध्यक्ष है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के। सुप्रिया श्रीनेत, आज सबसे पहले सीधा सवाल आप दागेंगी। पूरा हक आपको, आप विपक्ष में हैं और इसलिए आज की तारीख में विपक्ष का किरदार और अहम हो जाता है। जब आम जनता त्राही त्राही करती है कि 20 दिन हो गए हैं, 80 पहुंच गया है प्रति लीटर पेट्रोल का दाम, डीजल उसके आगे पहुंच गया है, तो आप ऐसा कीजिए, सेंचुरी लगवा दीजिए ना। कब तक आम आदमी इस तरीके से पिसता रहेगा? धन्यवाद अपने शो पर इस बड़ी बहस को करने के लिए। बड़ा मुद्दा, सारे लोगों का मुद्दा है। हम, आप, किसान, गरीब, मजदूर सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे और मैं 30 सेकंड लेके बताऊंगी ऐसा क्यों होगा। मैं सिर्फ इस मुद्दे को विपक्ष के होने के नाते नहीं उठाना चाहती हूँ, कहीं पर जो अनर्थ हो रहा है उसको भी बताना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल हमारे देश में डीरेगुलेटेड है। सिंपल शब्दों में इसका ये मानना है कि जो कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होगा उतना ही हमको वहन करना पड़ेगा उपभोग करने के लिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम जो है वो गिरकर $40 से नीचे हो गया है, तो आज हम अपने देश में सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल की क्यों दे रहे हैं? पेट्रोल और डीजल जो डीजल यूज करता है कृषि में, वो क्यों इसकी कीमत वहन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार ने 2014 से
कोविड के बाद नहीं हुआ है। एक्साइज ड्यूटी निरंतर बढ़ती गई है, जिससे उनको 20 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। आज जब कच्चे तेल का दाम गिर गया है, जब लोगों की क्या है, आप वो कोई बढ़ाने के लिए उसको रोल बैक करिए, कुछ तो रियायत लोगों को दीजिए। हम हंसकर, जब तेल का दाम ज्यादा होगा हम हंसकर ज्यादा देंगे, हम सहेंगे उसको, लेकिन जब का दाम गिर गया है तब तो आप हमें थोड़ी सहूलियत दीजिए। पास ऑन द बेनिफिट, ये तो किसी भी सरकार को करना चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2004 अगस्त में यही दाम था जो आज कच्चे तेल का दाम है। उस समय हम 36 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दे रहे थे, 24 रुपए प्रति लीटर डीजल दे रहे थे, और एक एलपीजी सिलेंडर पे जिसपे खाना पकता है 261 रुपए दे रहे थे। आज उस पे 591 रुपए दे रहे हैं। तो कहीं पर इतनी असामान्यता की वजह से ये सवाल उठाना पड़ेगा। आज आम जनता, मैं आज अपने कंस्टिट्यूएंसी महाराजगंज में हूँ, मैं लोगों से मिली, इस पर प्रदर्शन भी हुआ। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं क्यों इतना दाम बढ़ रहा है जब कच्चे तेल का दाम घट रहा है। सिंपल सा ये सवाल है, और ये विपक्ष और सरकार की बात नहीं है, ये आम आदमी का मुद्दा है। सिंपल सा सवाल है। जफर इस्लाम साहब, बगैर इधर उधर किए बता दीजिए कि आप क्यों, जब आपको जनता को राहत पहुंचानी चाहिए, नौकरियां जा रही है, उनके पास ज्यादा पैसा है नहीं, और आप अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है साइकिल निकाल लो अपनी। वैसे ये बात पहले अक्षय कुमार किया करते थे, लेकिन आप कहना तो यही चाह रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घट रही हैं? तो देखिए रुबिका जी, जैसे आपने उनको 1 मिनट दिया, 1 मिनट में सारी बात। सबसे पहली बात कि आज जो महामारी का समय है, देश हो या पूरे विश्व में, जिस तरह की महामारी की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई है, बिल्कुल ठप हो गया है, और लॉकडाउन की वजह से जो सरकार की आमदनी खत्म हो गई, और एक क्राइसिस का सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में क्राइसिस सिचुएशन है महामारी की वजह से। ऐसे में 2-3 ही विकल्प है। ये मजबूरी है सरकार की, इसलिए कि अगर आपकी जीएसटी सारे रेवेन्यूज के एवेन्यूज बंद हो जाए तो आपके पास जो रेवेन्यू है वो उस रेवेन्यू को कम से कम आप रेज करके, जो गरीब, इसलिए कि सरकार की कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सरकार ये नहीं कह सकती कि छोड़ो गरीबों को मरने दो भाई, मिडिल क्लास को छोड़ दो, अभी पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेलफेयर स्कीम जितनी सरकार ने अनाउंस की, जब 1.7 लाख करोड़ का स्कीम किया लॉकडाउन के बाद, वो पैसा कहाँ से आएगा? फंड तो करना है सरकार को। तो ये मजबूरी के समय आपने 52,000 करोड़ जो हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, हमने 2,000 रुपए करके किसानों को, 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, हमने 1,500 रुपए करके 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया, हमने ऐसे बहुत सारे स्कीम के थ्रू, चाहे वो विडोज के लिए वो 1,000 रुपए जो है एक्स ग्रेशिया हमने विडोज को दिए, पेंशनर्स को दिए। उसी तरह से आप देखिए कि जो हमने बहुत सारे स्कीम किए, इसलिए कि हमें गरीबों की भी चिंता होनी चाहिए, और सरकार ने वो चिंता की, और वो महामारी के समय वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने किया। सर, कांग्रेस बिल्कुल गरीबों के लिए का हाथ छोड़ चुकी है, सिर्फ ये अमीरों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में चिंता करनी छोड़ दी। मैं 2-3 सवाल देना चाहता हूँ कि देखिए, ये बार बार कह रहे थे 20 लाख 24 लाख करोड़, 24 लाख, 1 मिनट दो मैडम, 1 मिनट बस ये खत्म कर दीजिए। 24 लाख करोड़ जो है आप ये बार बार कह रही है, 20 लाख 24 लाख करोड़ का इनकम हुआ। श्रीनाथे जी, जरा आप बताइए, अपने जिस स्टेट में आपकी सरकार है उसका 40% जो 40% 10 लाख 9.8 लाख करोड़ जो है वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को गया एलोकेशन, उसमें से वापस करवा दीजिए अपने सरकार, जहां आपकी सरकार है। दूसरी बात, वैट जो है, वैट से ये स्टेट गवर्नमेंट वैट बढ़ा रही है, बार बार वैट बढ़ा रही है। मैं तो पूछता हूँ कि ये आप हमको जो ज्ञान दे रही है, प्रीच कर रही है, जो हमको प्रवचन दे रही है, नहीं 1 मिनट मैडम, उनको आप कहिए कि आपने कांग्रेस सरकार ये छोड़ दे कि बेटे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, उसमें से हम पैसा नहीं लेंगे 40%, हम इसमें जो वैट नहीं बढ़ाएंगे, आपके स्टेट पे सस्ता हो जाएगा, कम से कम करके दिखाइए। इस तरह के प्रवचन मत दिए जो खुद प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, पूरा देश आप नहीं पूरा देश आपका साथ देता है जब आप कहते हैं कि हम नोटबंदी करके और काला धन जो है वो वापस लाना चाहते हैं। नहीं सर, पूरा साथ देता है देश आपका जब आप कहते हैं कि हम दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पूरा देश आपका साथ देता है जब आप ये कहते हैं कि हमें कुछ कड़े कदम उठाने हैं चीजों को दुरुस्त करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं आप गरीबों के वेलफेयर की आड़ में मिडिल क्लास को कैसे परेशान कर सकते हैं? क्या सर वो इस देश की जनता नहीं है? मुझे ये बताइए आप। नहीं सारे आपको सिर्फ अमीर ही दिखाई दे रहे हैं। अरे यहाँ मिडिल क्लास भी तो है ना। और मुझे ये बताइए, गरीब आदमी जब सब्जी लेने जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल के चार्जेस क्या उसमें नहीं मिलाएगा?
अरे मैं बता, मुझे बताइए ना, पेट्रोल और डीजल जो है वो सिर्फ गाड़ी में डलने के लिए ही काम आता है क्या जफर इस्लाम साहब? जी, चूंकि आपने मिडिल क्लास हर बार आप इस तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश मत कीजिए। अभी आप कहिए कि हमने गलत किया है, हमें किसी तरह का कोई फॉर्मूला निकालना होगा। सुनिए, मैं मेरी बात, रूबिका जी, मिडिल क्लास की जब आपने बात की तो सुन लीजिए, एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। मिडिल क्लास में एमएसएमई में कौन एम्प्लॉयड है? मिडिल क्लास एम्प्लॉयड है, उसके लिए 3 लाख करोड़ का हमने जो है सरकार ने अपना खजाना खोल दिया एमएसएमई के लिए। आप बताइए, आयुष्मान भारत के लिए किसने अपना खजाना खोला? सरकार ने अपना खजाना खोला ताकि मिडिल क्लास के लोगों को इलाज हो सके। आप बताइए, जो हमने पिछले 5 साल में जो टैक्स की रियायत दी, इफेक्टिव टैक्स रेट तो मिडिल क्लास का 20 लाख रुपया तो इफेक्टिव टैक्स 12% है। ये किसके लिए किया हमने? आप एक हाथ दीजिए और इस हाथ ले लीजिए, यही काम कर रहे हैं ना आप? मुझे और कुछ नहीं जानना है, मुझे ये बताइए कि आप लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं, पीरियड। मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं बताता हूँ, 20 दिनों से लगातार आप पेट्रोल और डीजलों की कीमत, आप लोग क्यों बाहर निकलते थे? मुझे ये बताइए जफर इस्लाम साहब, रुकिए। तो फिर यूपीए की सरकार में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो आप लोग सड़कों पर क्यों निकलते थे? मुझे ये बताइए, क्या जरूरत थी फिर सड़कों पर निकलने की? हाँ, तो जवाब राजकीय कोष ही बढ़ना था। अरे सुन तो लीजिए, आपने सवाल उठाया, उतारू थे आप लोग। आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए। आज आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल 6 साल से हमारी सरकार है। आप बताइए कहाँ महंगाई दर कहाँ पर है? डबल डिजिट इन्फ्लेशन था इनके समय में। 10 साल का इफेक्टिव रेट निकालिए, आते जी समझती है, वो इकोनॉमी समझती है। 8.9% हमारे यहाँ 3% का महंगाई दर है। अनुराग भदौरिया, मिडिल क्लास का हमने पूरा ख्याल रखा, उनके पेट पे अनुराग भदौरिया का पूरा ध्यान रखा, गरीबों को कोई तकलीफ न हो। सर, आपने मिडिल क्लास का कैसे ख्याल रखा? आपने, बता दीजिए, अरे पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ाकर। अच्छा रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए, छोड़िए ना, वो बोलते रहेंगे, उनको तो बोलना ही है बकर बकर, क्या मतलब उनके कुछ सुने। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शायद भूल गए हैं, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। किसान से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं इनको किसान से आईना दिखाना चाहता हूं। किसान बुआई, सिंचाई, कुटाई और ढुलाई किससे करता है? सुन लो मेरी बात, सुन लो, चिल्लाओ नहीं जफर। मैंने आपको बोला बुआई, सिंचाई, कुटाई, धुलाई, जिसको ढुलाई बोलते हैं। आप अपनी बुआई करता है किससे? उसको अपना ट्रैक्टर यूज करना पड़ता है जिससे वो अपनी बुआई कराता है। फिर सिंचाई करता है किससे? ट्यूबवेल से, उसमें भी डीजल लगता है, ट्यूबवेल लेके आता है। उसके बाद फिर कुटाई किससे करता है? वो अपना किसान थ्रेशर यूज करता है, उसमें भी डीजल लगता है। फिर ढुलाई करता है, फिर ट्रैक्टर लगता है, फिर उसको ट्रॉली लगती है, फिर अपने ढुलाई कराता है। इसके मतलब आप किसान के पेट पे लात मार रहे हो, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर करना चाहते हो। किसान, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला जफर, चुपचाप सुन लीजिए आप। एक तो गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे बैठ के टप्पा टप्पर मत कीजिए, तकलीफ होती है। बेकार की बकवास मार रहे हो यहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको। किसानों के पेट पे लात मारते हो, फिर आके यहाँ दूसरे के बीच में बोलोगे, शर्म आती नहीं है? मैं आपके बीच में बोला क्या? ये संस्कृति आपकी है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। मैं आपके बीच में नहीं बोला। किसान के पेट पे लात मार रहे हो, यहाँ क्या क्या हल्ला मचा रहे हो? मिडिल क्लास के पेट पे लात मार रहे हो आप, युवाओं के पेट पे लात मार रहे हो, उनको बेरोजगार कर दिया। आपने नोटबंदी करके लोगों को बेरोजगार किया, आपने लॉकडाउन करके लोगों को बेरोजगार किया, लोगों को परेशान कर दिया। आपने श्रमिक बेचारा हजारों करोड़ आप श्रमिक विरोधी हो। दोनों रुक जाइए, जब जनता की बात होगी तब आप दोनों ऐसे भिड़ कर टाइम जाया करेंगे और आपको लगता है मैं होने दूंगी। दोनों की आवाज बढ़ाओ, दोनों की आवाज डाउन, दोनों की आवाज डाउन, डाउन दोनों की आवाज। अनुराग भदौरिया ना आपको कोई सुन पा रहा है, जफर इस्लाम ना आपको कोई सुन पा रहा है। मैं फिर कह रही हूं, जफर साहब आपके बीच में कोई कुछ नहीं बोला था, बहुत कायदे से आपकी बात को सुन रहे थे और आपको यह हक दूसरों को देना होगा, लिसनिंग ईयर्स, आपको सुनना होगा। अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी कर दे, उसके बाद आपको काउंटर का पूरा मौका दूंगी मैं। अनुराग भदौरिया की आवाज ऊपर की जाए। अब मैं दोबारा से बोलता हूं, मुझे दोबारा से टाइम दे दीजिएगा। इस व्यक्ति ने मेरा टाइम नुकसान किया। मैं कह रहा हूं कि किसान बुआई, सिंचाई, ढुलाई, बुआई, सिंचाई और उसकी ढुलाई किससे कराता है? वो ट्रैक्टर से, या आपने ट्यूबवेल यूज करते हैं, थ्रेशर यूज करते हैं, इसमें डीजल लगता है। इसके मतलब आप किसान विरोधी हो, किसान की अर्थव्यवस्था आपने कमजोर की, किसान के पेट पे लात मारी। अब किसान की महंगाई बढ़ जाएगी, किसान बेचारा कहां से ये सब काम करेगा? दूसरी बात, आपने जब किसान के ऊपर, किसान के पेट पे लात मारी, इसलिए ये सरकार किसान विरोधी है। दूसरा, आपने श्रमिकों को जिस तरह से पैदल श्रमिक गए हजारों किलोमीटर तक, इसके मतलब 19,000 ट्रेनें खड़ी रही, आप श्रमिक विरोधी हो। फिर आपने युवाओं को बेरोजगार किया, नोटबंदी से बेरोजगार किया, लॉकडाउन के थ्रू आपने बेरोजगार किया, आप युवा विरोधी हो।
उसके बाद मध्य वर्ग में जो मध्य वर्ग है वो स्कूटर यूज करता है, मोटरसाइकिल यूज करता है, छोटी कार यूज करता है अपने ऑफिस जाने के लिए, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए। आपने उसको भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी। इसके मतलब आप मध्य वर्ग भी विरोधी हो। तो आप किसके साथ खड़े हो देश के? आप खड़े हो कुछ अमीरों के साथ। ये बताइए खुल के, अगर हिम्मत नहीं होती, झिझक आती है तो मैं बोलता हूं अमीरों के साथ खड़े हो। ना आप गरीब के साथ खड़े हो, ना आप श्रमिक के साथ खड़े हो, ना मध्य वर्ग के साथ खड़े हो, ना आप युवा के साथ खड़े हो। आप अमीरों के साथ खड़े हो। और अच्छी बात है, आप साइकिल पे चलना चाहते हो तो आपको हमारी तरफ से बधाई। समाजवादी साइकिल है, चलिए उस पे। और आप कहते थे महंगाई डाइन कह रहे थे, ये महंगाई डाइन की अम्मा खाए जाते हैं। ये जो महंगाई की डाइन अम्मा है, ये इन्होंने ऐसी महंगाई बढ़ाई है 20 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत, और डीजल पेट्रोल से ज्यादा हो जाए और उसके बाद भी आके बहस करने टीवी पे आ जाए। ये जनता देख रही है, जनता समझ रही होगी कि आपके चेहरे के पीछे कितना नकाब है, कितना अपने चेहरे को ओढ़ रखा है नकाब से कि आपने डीजल की कीमत पेट्रोल से कभी इतनी ज्यादा नहीं हुई। जो आपने किसान यूज करता था, बेरोजगार यूज करता था डीजल को, किसान श्रमिक यूज करता था, आपने डीजल की कीमत बढ़ाई है। अनुराग भदौरिया, ठीक है, अब आपका सवाल समझ में आ गया है। जफर साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। मैं ये कहते हैं गरीबों की पार्टी नहीं है। मैं पूछता हूं कि ये 3 महीने का फ्री राशन किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। जो फ्री जो गैस कनेक्शन और फिर रिफिल भी किसने दिया? हमने दिया। हमने बताया, हमने 2-2 हजार रुपए किसानों के अकाउंट में डाला। किसने दिया? हमने किसान को रोजगार देना चाहते हो, सब्सिडी देना चाहते हो। आप पीएम अभी बीच में मत बोलिए, समाजवादी लुटेरे लोग हैं आप लोगों ने सरकारी खजाना लूटा उत्तर प्रदेश में, सबको मालूम है। जब मुलायम सिंह यादव से लेकर पूरा परिवार आप लोगों ने धन लूटा है, किसी समाज के लिए चिंता नहीं की है। इसलिए आप लोग का मुंह तो है नहीं बोलने के लिए। 10 सेकंड बोला था मैंने, 10 सेकंड दे दिया। अनुराग भदौरिया, आपने अपनी जुबान नहीं रखी, आपने अपनी जुबान नहीं रखी, नहीं आपने अपनी जुबान नहीं रखी। आपको अपने शब्दों का मान रखना चाहिए था। आपने क्या कहा था? मैं चुप हो गया। अनुराग भदौरिया, आपने क्या कहा? आप ऐसे लड़ेंगे तो कोई फायदा। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अनुराग भदौरिया, सुनिए मेरी बात। बहुत शानदार बहस हो सकती है, इसमें एक दूसरे पर चीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी ताकत है और उसका काउंटर करने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना होगा। जफर साहब 10 सेकंड, क्योंकि राजीव रंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं और बाकी हमारे एक और मेहमान बैठे हुए हैं। जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। देखिए 81 करोड़ परिवारों को हमने 81 करोड़ लोगों देख लिया, उन्होंने देख लिया है ना। रिफिल किया हमने दिया। 3 महीने का जो है हमने राशन दिया। आप ये बताइए कि हमने फ्री जो है गैस के जो सिलेंडर है फ्री रिफिल किया। हमने किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाले। अनुराग जी रुकिए ना, अनुराग जी फिर हमने एक सेकंड, ऐसे नहीं सुनने दीजिए। पीएम कुसुम स्कीम के द्वारा 20 लाख फ्री फार्मर्स को हमने जो है पंप कनेक्शन दिया। हमने बहुत सारे ऐसी स्कीम चलाई। 1,70,000 करोड़ का स्कीम हमने सिर्फ गरीबों और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, उसे नहीं छुपा पाएंगे जफर इस्लाम साहब, मत कोशिश कीजिए। आप मुझे मत कोशिश कीजिए ना, आप 2 गिनाइए कि 20 गिनाइए। मुझे बस ये बताइए, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत की बलि आम जनता क्यों चढ़े? आप देशहित कहते हैं, ये देशहित है। क्या तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है? क्या तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है? राजीव रंजन जी सर रुक जाइए। राजीव रंजन जी प्लीज, जफर साहब, राजीव रंजन जी, क्या तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है? राजीव रंजन जी दिल पर हाथ रखकर कहिए। आप लोग बेबाकी से जहां विरोध करना होता है करते हैं, आज विरोध का वक्त है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और 70% उस पर, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेज हो या स्टेट के वैट, उसकी वजह से तेल इतना महंगा मिल रहा है। लोगों की कठिनाइयां बढ़ी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जफर भाई ने आपकी ओर से उस बात की चर्चा की। मैं एक राज्य सरकार जहां हमारी पार्टी की है और हमारे यहाँ 22% के दर से पेट्रोल पर हम वैट ले रहे हैं और 15% हम डीजल पर ले रहे हैं। देश के महाराष्ट्र समेत राजस्थान, पंजाब ऐसे अनेक राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें और उनके समर्थन से भी जो सरकारें चल रही हैं, तो क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं है कि अगर शोर शराबा और कोहराम कांग्रेस सड़कों पर मचाए, अपने सरकारों को एक प्रतीकात्मक तौर पर भी वैट को लेकर के नीतिगत
जो प्रतिबद्धता है वो स्पष्ट करने के लिए अगर ये दबाव बनाती तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता था। ये सेंटर पर भी दबाव हो सकता था और साथ साथ जो इन राज्यों में जो खोखलापन जो इनका दिखता है कि केवल विरोध के लिए विरोध, उसको भी देश की जनता समझ पाती। लेकिन खेल के इस पूरे खेल में कांग्रेस नीचे से ऊपर तक जहां भी इनकी सरकारें हैं, और ऐसी सरकारें महाराष्ट्र तो देश की आर्थिक राजधानी है, इनके लिए तर्क अगर होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जीएसटी के कलेक्शन पूरे हैं तो निश्चित तौर पर देश के अन्य राज्यों में भी ये कठिनाई है। सभी जगहों पर 40 से 45% जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, तो मुश्किलें हैं। और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है वो 40% जो सेंटर ये टैक्सेस ले रही है उसका भी राज्यों को ही जा रहा है। तो अगर संकट की घड़ी में कोई ईमानदारी बची है केवल सियासत और सियापा करने के, तो इन्हें ये कहना चाहिए कि हमारी सरकारों ने एक ये बड़ा फैसला लिया और अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुकरण करें, केंद्र सरकार भी इसमें पहल करे। अगर ये कर लेती है तब ये बोलेंगी तो निश्चित तौर पर इनकी बात हम लोग सुन पाएंगे। हाँ। तो सुप्रिया जी, आज आपको मौका तो मिल गया, लेकिन ये मौका तो जनता की सेवा का भी था। सिर्फ सवाल उठाने की बजाय आपने ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं लिया कि सरकार पर दबाव बन जाता? मुझे इस डिबेट में दुख से ज्यादा हंसी आ रही है, और हंसी इसलिए आ रही है, और मैं तो किसी के डिबेट में बोल नहीं रही, तो सब लोग चुप रहे, मेरी बात सुने 2 मिनट। आप चुप रहिए, आपसे तो सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, तो आप शांत रहिए, आपसे मैं नहीं बात कर रही। हंसी की बात यह है कि भाजपा और उनके अलाइज कब इस माइंडसेट से निकलेंगे कि वो 6 साल से सरकार में है, अब आप ऑपोजिशन में नहीं है, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। रूबिका जी, सब कुछ छोड़ दीजिए। आज आपने अच्छी बात उठाई मिडिल क्लास की, आज बात उठानी चाहिए देश के गरीबों और मिडिल क्लास की। डीजल जब बढ़ेगा तो सब्जी के दाम बढ़ेंगे, बसों के टिकट के दाम बढ़ेंगे। आप बोलते रहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी। आप बोलिए। एक सेकंड, आप सब एक मैं साथ नहीं मत बोलिए, बोलूंगी। एक साथ मत बोलिए, एक साथ ये कोई तरीका नहीं है। ना मैं आपके साथ बोलने को चुप रही थी, बिल्कुल ऐसी बहस नहीं इस बात पर आती है। एक राजीव जी, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि मेरा टर्न था बोलने का। हंसी तो इस बात पर आ रही है ना। हाँ, नहीं वो सबको पता है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है रूबिका जी। इट्स योर चांस। लेट मी फिनिश माय आंसर। मैं कह रही हूँ डीजल के दाम किस चीज पर अफेक्ट करेंगे तो सबको पता है। मुझे ये बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है अपनी तरफ से, कैसे जनता की सेवा कर दी दामों को घटाकर? मेरे सिर्फ 2 सवाल है जफर भाई से, वो इसका आंसर दे दे, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। ये कोविड के बाद की तो समस्या नहीं है। आप तो 2014 से 41 ड्यूटी बढ़ा रहे थे, 30 रुपए 41 ड्यूटी आप डीजल पे ले रहे हैं, 25 रुपए 41 ड्यूटी पेट्रोल पे ले रहे हैं, तो वो आपने क्यों किया? उसको तो रोड आप कर ही सकते हैं। और दूसरा अंतिम मेरा सवाल है, आपने कॉर्पोरेट इंडिया को 1.5 लाख करोड़ का फायदा दिया कॉर्पोरेट टैक्स करके, और मिडिल क्लास और गरीबों के लिए आप इनडायरेक्ट टैक्स कम नहीं करिएगा। एक नाचो की डब्बी पर और डीजल के 1 लीटर पर रूबिका जी हम आप गली का सम्मान करें देते हैं, इसलिए मैं जवाब लूंगी। ओके सुप्रिया जी, लेकिन मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया। आई थिंक मुझे नहीं लगता आपके पास इसका जवाब है कि आपकी यानी कांग्रेस शासित राज्यों में कैसे आपने तेल के दामों की कीमतें कम कर दी है, किस तरीके से कर दी है। लेकिन अजय बंसल जी हमारे साथ हैं। सॉरी अजय जी, मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए असल चीज क्या है? कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो अंदर की बात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा कारण जो है इस पेट्रोलियम सेक्टर का हमारा, कि यहाँ पर सबसे इजी और एक राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का सबसे आसान और शॉर्ट 100% जो है रिकवरी का एक साधन स्टेट गवर्नमेंट और राज्य जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, और ये अब नहीं शुरू से ये रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा है हंगामा रहा है, कई सालों से और कई दशकों से हमने देखा है कि पेट्रोल के दाम पर हमेशा हंगामा होता है और दाम बढ़ते हैं, और ये होता है। उस दाम के कारण कई बार ये कहा गया कि साहब अब दाम जो है ज्यादा हुए हैं और जीएसटी में लाना चाहिए, और 1 नेशन 1 रेट पूरे हिंदुस्तान में एक दाम होने चाहिए, क्योंकि ये दाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो दाम है वो दाम सिर्फ पेट्रोल डलवाने वाले जो हमारे ग्राहक हैं जो वो डलवाने आते हैं तो वो बताते हैं कितनी पीड़ा होती है जब उनको वो देखते हैं कि आज 20 दिन के अंदर 12 रुपए बढ़ गए, या फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वो हुआ।
केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज को अपने कार्यक्रम डेवलपमेंट के चार्जेस के लिए इसको एडजस्ट कर लिया जब क्रूड के दाम डाउन हुए लॉकडाउन में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की खपत कम हो गई, खत्म हो गई। उसके डाउन होने के कारण केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने रेवेन्यू अपने उसके लिए करा। लेकिन साथ साथ हमने भी ये सोचा था कि इसको आने वाले टाइम में जब बढ़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल जब डिमांड बढ़ेगी तो नॉर्मल क्रूड नॉर्मल प्राइस पे आना तय था और इसका दाम बढ़ना तय था, तो 10-12 रुपए जो उधर से केंद्र सरकार ने लिए, ऐसे ही राज्य सरकार भी पीछे नहीं रही, वो भी पीछे पीछे चलकर उन्होंने भी बढ़ाया अपना। तो हमारा एक सिर्फ यही था कि अब ये वक्त आ गया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, इसको जीएसटी में लाके वन नेशन वन रेट के तहत इसको एक फिक्स कर दिया जाए, ताकि जब भी कोई आदमी रेवेन्यू बढ़ाना चाहे वो स्टेट आ जाती है, चाहे सेंटर आ जाती है, एक आसान जरिया है उनको लिए, पेट्रोलियम सेक्टर वहां से पैसा इकट्ठा करती है। बगैर वक्त जाया किए सारे मेहमानों से मुझे ये बता दीजिए कि इस परेशानी का हल क्या है। अजय जी, शुरुआत आपसे। मैडम, मेरा यही मानना है कि जैसे कि हर सरकार ने कहा है कि जीएसटी में लाया जाए, इसको जीएसटी में लाने के लिए ये कहा जाता है कि आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन मोदी जी और बीजेपी को जो मैंडेट है, जो उनकी क्षमता है, उन्होंने पिछले बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिखाए हैं, तो उनके पास क्षमता है कि राज्य सरकारों को मनाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जीएसटी काउंसिल देश के अलग अलग राजनीतिक दलों की भागीदारी है और अलग अलग राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री भाजपा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने राज्य को। तो वैसी स्थिति में अगर कोई ईमानदार कोशिश करनी है तो जीएसटी काउंसिल एक अच्छा फोरम हो सकता है। हाँ, जीएसटी काउंसिल दो वोट पड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, हल क्या है? बिल्कुल इनको जीएसटी में बिल्कुल इनको जीएसटी में लाना चाहिए और ज्यादातर लोग साइकिल से चलें, जैसा आप कह रही थी। समाजवादी लोग रोड पे वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेजों की तरह उन पे लाठियां बरसा रही है। ऐसे लगता है जैसे चाइना और पाकिस्तान से समाजवादी लोग आए हैं, उनको बेधड़क लाठियों से पीटे जा रहे हैं। ओके, डन अनुराग जी। सुप्रिया ने मैं सिर्फ सबको आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो एक ही पार्टी कांग्रेस ने कहा था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर डालिए, तब अनदेखी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब अमीरों से लेके गरीबों के खाते से लेकर अमीरों को, मिडिल क्लास से नोचकर अमीरों को मत दीजिए। अमीरों को आपने इनकम टैक्स रिबेट दी है, अब गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए रियायत। रुबिका जी, आप जीएसटी काउंसिल में देखिए, जो अलग अलग पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हैं उनकी बात सुनिए। आप कांग्रेस की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी प्रवक्ता, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इसको जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी में नहीं आना चाहिए। पहली बात आपको पूरा सीना ठोक के बता रहा हूँ। और मतलब कुल मिलाकर आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं देंगे। जब ये कह दिया गया, नहीं सर दूसरी बात के लिए वक्त नहीं है, आप पहली बात पर अड़िए, और पहली बात ये है कि जनता को इस महंगाई से बाहर निकालिए। जनता आपको बहुत मोहब्बत देती है, तो आप उसके फेवर में उनको फायदा ही पहुंचाएंगे।